तो आज हम लोग एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे और वन शॉट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम इस चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे। ठीक है ना, आज ये चैप्टर हमारा समाप्त भी हो जाएगा। चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है, चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है। और इस चैप्टर से मैंने आपको शायद बताया था पहले, कभी हमारी बात हुई हो इस बारे में, कि इस चैप्टर से 90% चांसेस जो है, 90% चांसेस जो है वो ग्राफ के क्वेश्चन आने के हैं। यानी 90 से ज्यादा ऊपर चांसेस हैं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो ग्राफ का आएगा। ये बात फैक्ट है, आपको मेरी बात माननी होगी। जब हम इसके पीवाई क्यूज कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, मैं जब लाइव की बात कर रहा हूँ, हम जब एग्जाम के दिनों में यूट्यूब पे लाइव जाएंगे या बैचेस में लाइव जाएंगे सिलेबस खत्म होने के बाद, तो आप देखोगे कि जब भी हम लोग डुअल नेचर के सवाल करेंगे तो वहां पे ज्यादातर सवाल जो है वो एक्चुअली में ग्राफ बेस्ड ही होने वाले हैं। तो सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो देखो बहुत बेसिक सी बात है कि रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, वो रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्शन करता है। और वहीं पे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा हमने कि उसके पास वेव नेचर है, वो इंटरफेरेंस करता है, वो डिफ्रैक्शन करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। वन शॉट में इस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे। इस चैप्टर का मकसद क्या है, ये एक्चुअली बताना चाह रहा है कि जो मैटर होता है उसके पास दोनों बिहेवियर रहते हैं, यानी वेव नेचर भी रहता है और पार्टिकल नेचर भी रहता है। और इन बातों से पहले मतलब कि डुअल नेचर, एक्चुअली में डुअल नेचर प्रूफ किया था डी ब्रॉगली जी ने। कहां गए डी ब्रॉगली जी, कहां गए, ये रहे। तो डी ब्रॉगली जी ने डुअल नेचर को प्रूफ किया था। लेकिन डी ब्रॉगली जी से पहले हमें कुछ बातें करनी होंगी जो कि हमारी प्रीवियस बातें हैं, और इनमें से काफी बातें आप पहले से जानते हो, बस कुछ ग्राफ नए आएंगे उनको हमें जानना है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की अंग्रेजी यहां पे क्या लिखी हुई है वो सब छोड़ो, लेकिन पहली बात तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मैक्सवेल प्लैंक्स जी आएंगे। और इन इंसान को आप पहले से जानते हो, कौन से चैप्टर से जानते हो, 11th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैक्सवेल प्लैंक जी ने क्या बोला कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है, पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। यानी कि सबसे पहली बात आपको यह जाननी है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो कॉन्टिन्यूस क्रॉस क्वांटाइज्ड टिक, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। यानी अगर आप अपने, ये बात आपको पता है तो मैं आपको बस रिवाइज कर रहा हूं, अगर आप ट्यूबलाइट को ध्यान से देखो तो ट्यूबलाइट से आपको लाइट ऐसा लगेगा कॉन्टिन्यूस आ रही है, लेकिन एक्चुअली में वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। आप सबको पता है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है, और हर एक पैकेट का नाम आपको पता होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे। हाँ, यस, बिल्कुल सही बात है। इन पैकेट्स को हम लोग कहते हैं क्वांटा, प्लूरल में कहते हैं क्वांटा, और लाइट के केस में कहते हैं फोटोन्स, लाइट के केस में कहते हैं फोटोन्स, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने बोला, पहली बात तो क्या बोले कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी है हर एक फोटोन की, इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में बोला कि जो एनर्जी है, एनर्जी है हर एक फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे एक ऐसा फॉर्मूला आने वाला है जो 11th क्लास के वन ऑफ दी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलों में से एक था, सबको याद होगा शायद वो फॉर्मूला। और एनर्जी का फॉर्मूला यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने एक कांस्टेंट लगाया था, और वो कांस्टेंट हमारे पास था एच, जिसको हमने बोला था प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया था एच न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया था एच न्यू। अब ये तो हर एक फुट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये तो ईच क्वांटम और फोटोन, लाइट के केस में उन्हें फोटोन कह देते हैं, बस लाइट के केस में उन्हें फोटोन कह देते हैं। तो ये एनर्जी हर एक क्वांटम या हर एक फोटोन के लिए थी, हर एक क्वांटम या हर एक फोटोन के लिए थी। अंशिका थैंक यू बेटा। और यहां पे अगर एन नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, एन नंबर ऑफ क्वांटा होंगे, तो यहां से मेरे पास जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा एन एच न्यू। यहां से जो मेरे पास फॉर्मूला है वो आ जाएगा एन एच न्यू, एन एच न्यू। यहां पे एच क्या है, सबको पता होना चाहिए, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू में 10 की पावर -34 यूनिट आती है जूल सेकेंड। जूल सेकेंड कैसे आई, एनर्जी की जूल होती है, फ्रीक्वेंसी की 1/सेकेंड होती है, मल्टीप्लाई होकर जूल सेकेंड आ गई। अब ये भी आप जानते हो कि मैं फ्रीक्वेंसी को क्या भी लिख सकता हूं, सी बाय लैम्डा। तो यहां से एनर्जी के दो फॉर्मूले आ जाते हैं, एन एच न्यू और एन एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ठीक है, एन एच न्यू और एन एच सी बाय लेमडा, यस, बिल्कुल।
हाँ सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ हो सकता है। बेटा कमेंट लिखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, सच बोल रहा हूं, लेकिन पढ़ाई करोगे तो अभी बहुत कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर हिम्मत छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा बाबू। कमेंट करने से बढ़िया है ना। चलो अब यहाँ पे एन क्या है? एन है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर एक हर एक फोटोन के लिए था तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ क्वांटा है। तो यहाँ पे एन क्या है भाई? नंबर ऑफ फोटोन कह लो, लाइट के केस में फोटोन्स कह देते हैं, और वैसे इन्हें हम क्वांटा कह देते हैं, एक ही बात है। चलिए डन है भाई। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिशन की अगर बात की जाए तो देखो, अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? दो बातें कहती है, निचोड़ दो तो, कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी जो एनर्जी है वो पहली बात तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। दूसरी बात वो कहती है कि जो एनर्जी है हर एक क्वांटा की, हर एक फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अब हम आने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज आपको पढ़नी होगी कि अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन को निकालने का? थर्मल एमिशन, थर्मो आयनिक एमिशन, यानी हीट देके निकाल दो। कॉमन सेंस है, केमिस्ट्री में यही तो करते हैं हम लोग। सेकेंड है फील्ड एमिशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ और निकाल दो। हमने थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में यही तो किया। लेकिन एक है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें ना तो हम हीट देंगे ना तो हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देंगे। मेनली हम उसको लाइट देंगे। हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा लाइट की बात क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट को हम जानते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको बोलूं, ईमानदारी की बात है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप यार देखो गलत कहोगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक बात बोलूंगा और वो है कोई गैस इमेजिन करो, तो आपके दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही सबसे पहले आती है या नाइट्रोजन आती है? आप में से बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके दिमाग में जिनॉन हेक्साफ्लोराइड आ जाएगी, नहीं आएगी। नियॉन आर्गन भी बहुत कम लोगों के केस में आएगी। बिल्कुल इसी प्रकार हम जब फ्लूइड बोलते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले पानी आता है, उसके बाद मुझे लगता है ब्लड आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले पानी आता है। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो सबसे पहले हमारे मुंह पे दिमाग में लाइट ही आता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज हो रही है, दिखती है हमें, हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसीलिए वो हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। तो मैं इस चैप्टर में हो सकता है बार बार लाइट बोलूं, लेकिन एक्चुअली मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहा हूं। समझ गए? ओके। हाँ ठीक है। ओके ठीक है। हाँ बेटा पक्का, श्योर है, पक्का बेटा, श्योर है, पक्का। हाइड्रोजन गैंग, हाँ हाइड्रोजन भी आ सकती है। इंजन ऑयल, अब तुम मजे ले रहे हो, मुझे पता है। अब तुम कहोगे मैं फ्लूइड बोला तो मेरे को पढ़ाई से हट जाते हो यार तुम। तो डुअल नेचर बहुत बेहतरीन तरीके से कराया इस वन शॉट में, कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को एग्जाम करीब आ गए हैं और एग्जाम फियर है, एग्जाम में डर लग रहा है, तो आप सबको मैंने 1000 बार बता रखा है कि भैया मॉक टेस्ट दे लो, सैंपल पेपर बना लो, प्री बोर्ड कर लो। 1000 बार एक ही बात बोली गई है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। अब सर हम लोग सैंपल पेपर करें कहां से? कितनी बार तो पता है, शिवदास की बुक्स ले लो, अपनी किताबें ले लो। और भाई साहब दो बातें हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग गलत सैंपल पेपर बनाएंगे जो बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, बहुत ज्यादा आसान होंगे, दोनों ही गलत बात है। तो बोर्ड लेवल के पेपर बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसी किताब होनी चाहिए जो बोर्ड के लेवल की हो, प्लस भाई साहब हमारे लिए किफायती भी हो। मुझे नहीं लगता कि सैंपल पेपर्स की किताब शिवदास से 10 ईयर वाली किताब शिवदास से सस्ती कोई आती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ किताब परचेस कर लो। क्यों मौका छोड़ते हो भाई साहब? क्यों डाउट में रहते हो कि भैया मैं ये कर लूं वो कर लूं? एक चीज पे फोकस करो, जाओ उठाओ करो और शुरू हो जाओ और अपने एग्जाम में नंबर बढ़ा लो। क्योंकि भाई साहब जितने ज्यादा सैंपल पेपर करोगे, चाहे शिवदास के नहीं भी कर रहे, किसी के भी करोगे, जितने ज्यादा सैंपल पेपर करोगे उतना ज्यादा एग्जाम एंजाइटी कम होगा, लिखने की प्रैक्टिस होगी। कहां पे ज्यादा अटकते हो, कौन से सेक्शन में ज्यादा अटकते हो, वो ज्यादा आएगा। जाओ करो, और वन शॉट बहुत बेहतरीन है, पूरा देखना, मजा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ। चलो अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक। देखो ये सारी कहानियां तो हम पढ़ लेंगे, आपको पता है मुझे कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं। मैं तो आपको ये तो मैं पीपीटी लेके आया हूं बस, ताकि अंग्रेजी लिखने में समय बच जाए। वहां से पढ़ लेंगे, अभी सारी अंग्रेजी पढ़ लेंगे, चलो। लेकिन पहले समझते हैं, आ जाओ। किससे कहानियां तो बेटा क्या ही है, आओ पहले समझते हैं। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है, एक सेकंड में देखूं कितनी जगह है मेरे पास जगह कितनी है? हाँ काफी है, ठीक है चलो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि मेरे पास ना ये एक मेटल है जिसकी बहुत ही लो आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी याद है कितनी एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? तो एक ऐसा मेटल है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है। एक बार एक बच्चे के एग्जाम में आया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा मेटल लिया जाता है, तो आंसर है सीजियम ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, ये सब मेटल लेंगे।
आयरन कोबाल्ट निकल नहीं ले सकते, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल होता है। यस। अच्छा, अब ये कोई मेटल है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ना बहुत ज्यादा लो है, अब इसके ऊपर ना क्या गिरी भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर गिरी और अगर वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाएगा। अगर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आएंगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, तो यहां पे आपको कुछ वर्ड सीखने होंगे, जैसे कि W0 या फिर फाइ। हमारी केमिस्ट्री इसको W0 बोलती थी, आप इसको फाइ भी कह सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली में वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है केमिस्ट्री में हम लोग वर्क फंक्शन, अगर मैं एक मोल एटम में से, याद है स्टेटमेंट, याद है, थम्स अप देना, एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसवस ग्राउंड स्टेट एटम फलाना ढमकाना, उसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे। लेकिन नॉर्मल भाषा में बोलो कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी एटम से इलेक्ट्रॉन मिनिमम निकालने के लिए ना, उसको हम वर्क फंक्शन भी कह देते हैं। अब सुनने वाली बात क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है वो कुछ एनर्जी लेके आई होगी और वो एनर्जी ई लेके आई है, ठीक है। अब W0 या फाइ ये वो कम से कम एनर्जी है जो आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए चाहिए। तो बाकी सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। सर ये समझ नहीं आया, ये क्या कर गए आप, सर ये समझ नहीं आया। वैसे तो हम लोगों ने इसको 11th क्लास में भी किया है सर, फिर भी समझ में नहीं आया, 12th के भी तो पैसे दिए हमने। आओ बेटा मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने इसके ऊपर गिरी जो कि 100 जूल एनर्जी लेके आई। कितनी एनर्जी लेके आई, 100 जूल। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो है 80 जूल, जिसको हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। तो बाकी बचा हुआ 20 जूल कहां जाएगा, एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, तो बाकी बचा हुआ जो वो 20 जूल है, वो जो 20 जूल है, वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो जो बची हुई एनर्जी है जो कि 20 जूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। एल्यूमिनियम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, थम्स अप आ गए पिछले वाले क्वेश्चन पे, है ना। एल्यूमिनियम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। अरे बाबू एल्यूमिनियम कहां से आ गया, नहीं 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 नहीं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लेने। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। कितनी एनर्जी कम से कम चाहिए इसको वर्क फंक्शन कह देते हैं। अब यहां से अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एच न्यू। अगर मैं एक के लिए बात कर रहा हूं तो एच न्यू, और वर्क फंक्शन के लिए आ गया एच न्यू नॉट। किसी को याद है न्यू नॉट क्या होता था, किसी को याद है न्यू नॉट क्या होता था, न्यू नॉट को बोलते थे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट। ये क्या था, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये सब पीछे लिखा हुआ है। और ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है। हाँ ये देखो थ्रेश होल्ड लिखा आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एच न्यू नॉट प्लस में एच न्यू आ जाएगा, माइनस में एच न्यू नॉट प्लस में एच न्यू आ जाएगा। इस इक्वेशन को याद रखना क्योंकि इसके ऊपर अभी हम ग्राफ बनाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, अभी मैं इस इक्वेशन को नहीं लिखता, इसके ऊपर हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं यहाँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। अभी के लिए इसको बहुत प्यारे फॉर्म में लिखते हैं, आ जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है भैया, आ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है, तो न्यू माइनस न्यू नॉट आ गया। ये लो, ये हमारे पास छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा फॉर्मूला आ गया। यहां से काइनेटिक, अब आप साफ देख पा रहे हो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी एक मेटल के लिए कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, अगर आपने ईएम वेव चैप्टर पढ़ लिया है तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है। तो सबसे कम एनर्जी, अगर मान लो मैं यहाँ पे रेडियो वेव्स देता हूं मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो अगर मैं रेडियो वेव के अलावा कोई भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लूंगा तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने वाली है, बिकॉज रेडियो वेव के लिए फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। समझ गए क्या, आ जाओ इसके पीछे ग्राफ आता है, पहले आओ उसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। एच हर्ट्जी ने ऑब्जर्व किया कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल सरफेस, जब उसके ऊपर सर्टेन फ्रीक्वेंसी मारी जाती है इसलिए कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बताओ ये पढ़ने के लिए कह रहे थे आप, इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं बाबू।
अच्छा, ओनली अ फ्यू मेटल सच एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन्हीं के साथ होता है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। देखो ये पढ़ने के लिए क्या टाइम वेस्ट है ना बाबू, ये तो पढ़ लिया। ईच मेटल रिक्वायर सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये लो बताओ जी, ये पढ़ने के लिए कह रहे हैं। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, है ना भाई। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ज्यादा पे दोगे तो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट अभी डिस्कस नहीं हुआ है, लास्ट वाला पॉइंट अभी डिस्कस करना बाकी है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है क्या। अब चलो, अब एक सवाल है, तो यहां पे आप एक बात सीखे होगे, वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, या अंग्रेजी में तो लिखा है भाई, इसको सिंबल फॉर्म में लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपने मारी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होगी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड की, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ध्यान सुनना, हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाहर निकल रहा है, हम ये कह रहे हैं अगर मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हो, अगर मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हो, अगर मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हो, अगर मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहे हैं, अभी आइंस्टाइन जी आगे जाके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लाइट है उसके पास फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स आके टकराते हैं मेटल पे, टकराते हैं तो फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता है, उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब अगर लगाओ, अगर ज्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मैंने ये नहीं बोला, आइंस्टाइन जी ने भी ये नहीं बोला था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नहीं नहीं नहीं, जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, तो आंसर है नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और इंटेंसिटी का रंग से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं हर बार नॉर्मल बैचेस में एक सवाल पूछता हूं कि रेड कलर और वायलेट कलर में इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, तो अक्सर बच्चे रेड चुनते हैं। अरे रेड की वेवलेंथ, रेड, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां से आ गया बाबू अभी, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। इंटेंसिटी तो डिपेंड करता है, इंटेंसिटी तो डिपेंड करता है। अब अगर मैं अपने फोन की ब्राइटनेस, अगर मैं अपने फोन की ब्राइटनेस, अगर मैं अपने, ये मेरा फोन है, अब अगर मैं अपने फोन की ब्राइटनेस को, कहां है ब्राइटनेस, कम कर दूं, तो यहां अब तो आपको लग रहा है बंद हो गया है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। देखा रेड, अच्छा देखा रेड आ भी गया, हिमांशी जी का रेड भी आ गया आंसर। ये देखो अब ये मेरा फोन है, ये ऑन है, इसकी इंटेंसिटी बड़ी कम है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूं तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। द पॉइंट इज इंटेंसिटी रंग पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, इंटेंसिटी डिपेंड करती है सोर्स पे, लाइट कहां से आ रही है, कितने वॉट के बल्ब से निकल रही है, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। और अगर वैसे देखा जाए सेम सोर्स, सेम पावर के सेम पावर के सोर्स से येलो की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वैसे, बट मैं उस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहूंगा। यानी इंटेंसिटी का रंग से कोई कनेक्शन नहीं है, द ओनली पॉइंट इज दिस, समझो। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ देखो रेड आ गया, वायलेट आ गया, देखो। ब्लू इज माई फेवरेट कलर। अबे तो मैं क्या करूं, कह रहे ब्लू इज माई फेवरेट कलर। अबे तुम पढ़ाई करने आए हो या जीवन साथी .com है ये, अपने रंग बता रहे हैं फेवरेट, मुझे क्या, तुमसे शादी करनी मैंने। हाँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देंगे, कह रहे येलो, वायलेट इज माई फेवरेट कलर, ब्लू इज माई फेवरेट कलर। हाँ ठीक है, आओ, ठीक है आ जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। सर आज तो फोन की बैटरी 5% से कम नहीं है, 60% है, अरे बाबू ठीक है आओ। हाँ यार मेरे फोन की बैटरी हमेशा कम रहती है, लेकिन मेरी खुद की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बनाना है, आ जाओ। मैं जो पीछे आपको एक क्वेश्चन कह रहा था, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला -h/ν0 प्लस h/न्यू लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला मैं पीछे लिख रहा था, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, ठीक है क्या। इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। अब इससे क्या होगा बेटा, मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करके मैं यहां पे एक ग्राफ बनाना चाहूं, तो x एक्सिस पे क्या आएगा और y एक्सिस पे क्या आएगा, ये देखना है आपको।
इसके ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वाई एक्सिस पे मैंने बना दिया काइनेटिक एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे मैंने बना दिया, सॉरी माय बैड, यहां मैंने नॉट लगा दिया, नॉट नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, हाँ, वाई एक्सिस पे मैंने बना दिया काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे मैंने बना दी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। और आप सबको पता है इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है ग्राफ कहां पे वाई एक्सिस को टच करेगा। अब क्योंकि इसका इंटरसेप्ट माइनस में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो माइनस में नहीं हो सकती। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो माइनस में नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी तो माइनस में नहीं हो सकती। अच्छा, अब देखो मैंने ना ग्राफ ऐसा बनाया है, अब इस ग्राफ को मैंने ऐसा क्यों बनाया, इसको 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 समझने के दो अलग अलग कारण हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। पहला, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। जब तक जब तक जब तक मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंच जाता, तब तक तब तक कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए। मान लो 50 हर्ट्ज है, मान लो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देनी ही होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कॉमन सेंस है। अब अगर मैंने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं दी, मान लो 50 हर्ट्ज है मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैंने 10 हर्ट्ज दी, 20, 30, 40, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन जैसे ही मैं थ्रेशोल्ड को पार करूंगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ग्राफ तो कॉमन सेंस की बात है। प्लस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी देखें तो यहाँ पे m जो है यानी स्लोप जो है, m जो है यानी स्लोप जो है, इस ग्राफ का m जो है यानी स्लोप जो है वो प्लस h है, और प्लस h है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन इंटरसेप्ट तो माइनस है, इंटरसेप्ट है माइनस एच न्यू नॉट। यही तो बात है, यही तो बात है कि इंटरसेप्ट है माइनस में। कहां गया, इंटरसेप्ट है माइनस में। लेकिन अगर इंटरसेप्ट माइनस में है तो ऐसे बनना चाहिए ग्राफ। लेकिन क्योंकि, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये ग्राफ आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा बाबू। या तो आप पीछे का ग्राफ बनाओ ही मत, बना रहे हो कंपेयर कर रहे हो उसको स्ट्रेट लाइन से, और यहां पे इंटरसेप्ट अगर आपका दिखाऊं तो माइनस एच न्यू नॉट होगा, लेकिन ये ग्राफ डॉटेड बनेगा। सर डॉटेड क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बाबू। हाँ, इंटेंसिटी अगर कलर पे डिपेंड नहीं करती तो येलो की कैसे, येलो के लिए भी ज्यादा नहीं है। द ओनली पॉइंट इज गुनगुन, मैं ये कहना चाह रहा था बेटा कि अगर सेम सोर्स है, मान लो अगर मैं कह रहा हूं 100 वॉट के 3 बल्ब हैं, रेड रंग का है, वायलेट का है और येलो का है, तो येलो की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन मैं रेड कलर की इंटेंसिटी को भी येलो से ज्यादा कर सकता हूं। अगर मैं रेड बल्ब लू 100 वॉट का और येलो लू 10 वॉट का, तो रेड की इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है। लेकिन रेड की वेवलेंथ हमेशा ही ज्यादा रहती है। वेवलेंथ यानी कलर पे डिपेंड करती है, लेकिन इंटेंसिटी का रंग से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका सोर्स से कनेक्शन है। कहने का मतलब गुनगुन ये था बेटा, ठीक है बाबू। चलो आओ, ये क्या चीज है, ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, अरे हाय 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 हाय, क्या बढ़िया चीज है। चलो कोई बाद में यूज करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें नोटिस किया था एक इजी नोट में, दूसरे वाले इजी नोट में, उसमें तो भाई साहब बड़ी प्यारी इसमें रंग भर सकते हैं क्या, इसमें रंग भर सकते हैं यार, मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ, सॉरी यार, आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, डन है क्या, है ना। सर क्या स्लोप माइनस में हो सकता है, इस वाले में स्लोप माइनस में नहीं है बेटा, इस वाले में स्लोप माइनस में नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आगे ग्राफ बनाया हुआ, अच्छा ओके ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल गलत बात है, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे नहीं जाना है। आ जाओ, अब यहाँ पे ना एक और ग्राफ बनाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, आइंस्टाइन व्यू पे चलेंगे, फिर डी ब्रोगलीस कंसेप्ट पे चलेंगे, चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, आ जाओ, सुनो सुनो सुनो। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं, इसका क्वेश्चन का आंसर देना है, ऐसे भैया गंदा वाला स्पैम कर देना, ठीक है। मुझे इसका आंसर चाहिए अब, सही बच्चों से। हम्म, ठीक है। यहाँ आ गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ आ गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास दो ग्राफ है, ये मेटल ए है, ये आपने ऐसे ग्राफ एग्जाम्स में देखे होंगे, नहीं देखे तो आप अंधे हो क्योंकि, अरे यार मैं ऐसे मतलब मजाक में उड़ा रहा, बट अगर नहीं देखे तो आप अंधे हो, क्योंकि ये, अगर आपने पी वाई क्यूज बनाए हैं तो कहीं ना कहीं ने देखा ही होगा।
चलो ठीक है, सवाल ये है कि इनमें से फॉर विच मेटल, क्वेश्चन है मान लो, फॉर विच मेटल वर्क फंक्शन इज लेस। बहुत बकवास सवाल है बट आता है। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ अच्छा, कुछ बच्चे मेटल बी भी कह रहे हैं। कम ऑन यार, कम ऑन, इतना आसान सवाल पूछा मैंने। किस मेटल के लिए वर्क फंक्शन कम है? वर्क फंक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो मेटल ए का साफ दिख रहा है यार, जो जल्दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने लग गया उसके लिए वर्क फंक्शन कम है। हाँ ठीक है, मेटल ए विल हैव स्मॉलर वर्क फंक्शन। यार दिल तोड़ देते हो यार, मैंने को सभी ने मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, बट यार कुछ कुछ बच्चों ने बी आंसर दे भी कैसे दिया यार, कट्टी हो जाऊंगा मैं तुमसे। चलो आ जाओ। अब आइंस्टाइन जी ने कैसे देखा, आइंस्टाइन जी को कैसे देखा, आइंस्टाइन जी को कैसे देखा मतलब आइंस्टाइन जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे देखते थे। उन्होंने कहा जो मैक्सवेल प्लैंक जी ने कहा है और जो एच हर्ट्ज जी ने कहा है वो सब कुछ ठीक है। दोनों ने जो जो बातें कही वो सब कुछ ठीक है, क्योंकि एच हर्ट्ज जी ने देखा जाए तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से ये फॉर्मूला दिया, सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसको ऐसे समझता हूं, मैं इसको, दोनों का स्लोप डिफरेंट नहीं है, दोनों का स्लोप तो एच ही होगा बाबू। मैं इसको ऐसे समझता हूं कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों हो रहा है, मैंने बता दिया आपको कि भैया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उसके पास फोटॉन्स हैं, वो फोटॉन्स जाके टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है। और जब फोटॉन जाके टकरा रहे हैं तो देर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है फोटॉन्स के टकराने और इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने में। आओ पढ़ते हैं ना क्या कहा इन्होंने। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जी का व्यू ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेन एवर लाइट हैविंग सर्टन फोटोन्स, है ना, लाइट के पास जब भी कुछ फोटोन्स होंगे और वो मेटल के सरफेस पे गिरेंगे, ईच फोटोन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन। ये नहीं बोला है कि ईच फोटोन विल कोलाइड विद ईच इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड, नहीं, उन्होंने बोला हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन टकराएगा, उन्होंने ऐसा बोला। एंड इजेक्ट आउट एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके बारे में बात नहीं की गई है, और एक सर्टेन वेलोसिटी होगी। देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग। अगर 8 बजे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो 8 बजे, अगर 8 बजे फोटॉन्स टकरा रहे हैं तो 8 बजे इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएंगे, है ना भाई, यहां से आता है। चलो ये है। अब इन्होंने लेकिन साथ ही साथ एक और बात भी बोली और वो दिया कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक छोटा सा नया कंसेप्ट है, इसको देखते हैं। कुछ अलग अलग, हाँ, कुछ अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद हम चलेंगे डी ब्रॉगली जी के कंसेप्ट पे, चैप्टर को कर देंगे आज हम समाप्त बच्चों। कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल पे चलते हैं थोड़ा ध्यान से। पहली बात तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की परिभाषा क्या होती है, आ जाओ। कुछ नाम से लग रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कुछ नाम से लग रहा है क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड इन opposite direction to stop the photoelectric effect, to stop the photoelectric effect। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V नॉट से। क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो हमने कहा मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकना चाहता हूं तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल लगाना होगा, इसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस पे लाइट तो गिर रही है लेकिन फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो, तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि मैं काइनेटिक एनर्जी को रोक दूं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को रोकना चाहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर मुझे ऐसा कोई पोटेंशियल लगाना होगा जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में V। ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था,
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में V होता है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी के बराबर मुझे रखना होगा Q, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात ही हो रही है, तो चार्ज E हो जाएगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाए, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर रखना होगा, मुझे काइनेटिक एनर्जी को बराबर रखना होगा ईवी नॉट के। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी, जो कि ईवी नॉट आ गया है। अब एनर्जी की जगह मैं रख सकता हूं एच न्यू, इसकी जगह मैं रख सकता हूं एच न्यू नॉट प्लस में ई वी नॉट है, ये न्यू नॉट है ये वी नॉट है, कंफ्यूज मत होना। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हैं वी नॉट के लिए, तो मैं ई वी नॉट को तो इधर रख रहा हूं, इसको अगर इधर ले जाऊंगा तो माइनस एच न्यू नॉट प्लस में एच न्यू आ जाएगा। अब यहां से ई को डिवाइड में ले जाएंगे, तो वी नॉट मेरे पास आ जाएगा माइनस एच बाय ई न्यू नॉट प्लस में एच बाय ई न्यू। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो इक्वेशन आई है, इसके ऊपर मैंने अभी यूट्यूब पे जब मैं लाइव गया था, तो मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया था। तो अगर मैं यहां से अब इसे कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर करूं, और मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, तो यहां से मेरे पास y यानी y एक्सिस पे मैंने बनाया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, y एक्सिस पे बनाया है मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल, y एक्सिस पे बनाया है मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एक्स एक्सेस पे मैं क्या बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सेस पे मैं क्या बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सेस पे मैं क्या बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस हिसाब से ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये तो आप जानते ही हैं, और इसका इंटरसेप्ट भी माइनस में होगा। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि इस बार जो स्लोप है, चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पिछली बार स्लोप हमारा h के बराबर था, अगर आपको मैथ्स आती है और आप कंपेयर करना जानते हो, तो इस बार स्लोप किसके बराबर आएगा। हाँ जी, इस बार स्लोप किसके बराबर आएगा, जल्दी बता दो, इस बार स्लोप किसके बराबर आएगा। अगेन पीछे मिलाऊंगा, जो कि पहले बात कर चुके हैं। अगर मैं ग्राफ को पीछे मिलाता हूं, जब तक आप मुझे ये बता दो, चलो। हम्म, बिल्कुल सही जवाब, 7 करोड़, बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका। और जवाब बिल्कुल सही है कि इस बार जो हमारा स्लोप होगा वो h बाय ई के बराबर होगा, क्योंकि m स्लोप होता है जो कि h बाई है। पिछली बार हमारा जो स्लोप था वो h के बराबर था, h के। इस बार हमारा स्लोप जो है वो h बाई ई, तो यानी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो h बाई वी होगा, और अगर ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल, अरे यार, और अगर ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है और सिर्फ अपना काइनेटिक एनर्जी है, तो एच के बराबर होगा। छोटी सी बात है, ध्यान रखना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आती जाती चीजें गलत कर दोगे। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास न्यू नॉट है, ये जीरो है, ये माइनस एच बाई ई। ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेप्ट भी बदला है, पिछली बार इंटरसेप्ट माइनस एच न्यू नॉट था, इस बार माइनस एच बाई ई न्यू नॉट है। ठीक है, यहाँ पे दो ग्राफ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं ये दोनों, ये वाला और ये वाला। ये दो ग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट के ऊपर। लेकिन इन दोनों ग्राफ को समझने से पहले, मतलब इन दोनों ग्राफ को डिस्कस करने से पहले, हमें यहाँ पे एक जनरल बात करनी होगी कि अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ खुद से प्लॉट करता हूँ, मान लो, जिसमें यहाँ पे मैं फोटो करंट बना रहा हूँ, फोटो करंट मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनसे जो करंट पैदा हो रहा है, उनको हम बोल रहे हैं फोटो करंट। और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ, यहाँ पे फोटो करंट बनाता हूँ, तो ऑब्वियस बात है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे तो फोटो करंट बढ़ेगा ही, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे तो फोटो करंट बढ़ेगा ही। तो यानी कि ग्राफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा ही, और अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन नहीं होगी तो फोटो करंट नहीं होगा। तो ये ग्राफ तो हम सब जानते ही हैं। अब चाहे यहाँ पे करंट बनाऊं, यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी बनाऊं, तो ग्राफ सेम बनता है, बस स्लोप अलग अलग होता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फोटो करंट की बजाय, इधर तो फोटो करंट ही बनाऊं, लेकिन इधर मैं बनाऊं वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाइड, यानी अभी तक क्या हो रहा है कि मेरे पास एक मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है। मेटल की प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं, यही तो हो रहा है अभी तक, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने कहीं पे पोटेंशियल लगा के इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया। अब इमेजिन करो कि आपके पास एक मेटल का सरफेस है और उसके ऊपर आपने पोटेंशियल भी लगाया हुआ, ठीक है, और अभी आपने स्विच ऑन नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है। अब आपने स्विच ऑन कर दिया, तो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो गिर रही है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है, और ये पोटेंशियल आपकी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में मदद कर रहा है। तो अगर
मैं इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई करता, अगर मैं जीरो पोटेंशियल लगाता हूं, जीरो वोल्टेज लगाता हूं, तो भी कुछ ना कुछ फोटो करंट तो मुझे मिलेगा। अगर मैं जीरो वोल्टेज लगाता हूं तो कुछ ना कुछ करंट तो मुझे फिर भी मिलेगा। और अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता चला जाता हूं तो करंट बढ़ता चला जाएगा, ये ओम्स लॉ कहता है। ऑल यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें लग रही है, बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने कोई वोल्टेज नहीं लगाया, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसके ऊपर गिर रही होंगी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो गिर रही होंगी वो कुछ ना कुछ करंट बना रही होंगी। अब मैं अगर वोल्टेज बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं तो करंट बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए। लास्ट क्लास में बात हुई थी कि एक लेवल तो आएगा ही जहां पे जाके वो सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि एक लेवल आएगा वो जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा लूं करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, बिकॉज एक लिमिट होती है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की। उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये तो बात समझ में आती है सर कि वोल्टेज आपने जीरो लगाई तो करंट कुछ था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो ही रहा है, यानी वोल्टेज से करंट नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही बन रहा है, वो तो इस पे गिर रही है तो कुछ ना कुछ करंट तो है। और अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं वोल्टेज को ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगाऊंगा लगाऊंगा तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन को रोक सकता हूं? रोक सकता हूं, हाँ। एक सर्टन पोटेंशियल लगा के, जिसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता हूं। तो ये जो ग्राफ है ये एक जनरल ग्राफ बन गया फोटो करंट और वोल्टेज के बीच में। तो ये ग्राफ आपको तीन बातें सिखा रहा है। पहला, जीरो वोल्टेज होने के बावजूद भी करंट मिल रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे जाके वो सैचुरेट हो जाएगा। तीसरा, अगर आप करंट को रोकना चाहते हो, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल लगाना होगा, जिसको हम बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अब यहां पे हमें दो ग्राफ बनाने हैं। ये एक बेसिक ग्राफ तो आप समझ गए, ठीक है ना। अब यहां पे हमें दो ग्राफ बनाने हैं। पहला ग्राफ हमें बनाना है जिसमें हम लोग क्या सेम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर गिर रही है उसको हम लोग सेम रखेंगे, लेकिन हम इंटेंसिटी को वेरी करेंगे। अब आप सिर्फ एक ग्राफ पे ध्यान दो, सब पे मत देना वरना पागल हो जाओगे, ठीक है। किसी एक पे ग्राफ पे ध्यान दो, ये इंटेंसिटी आई और ये हमारे पास कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। तो भैया आपने वोल्टेज जीरो लगा रखी है तब भी कुछ ना कुछ करंट है। आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल आया जहां पे जाके वो सैचुरेट हो गया, ठीक है। अब अगर आप करंट को जीरो करना चाहते हो तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगानी पड़ेगी, वोल्टेज। तो ये ग्राफ हमने अभी अभी समझा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इंटेंसिटी को चेंज करने वाला हूं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। अब लास्ट क्लास अगर आप याद करो तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी के कम होने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होता है। लेकिन यहां तो फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर आपने हेडिंग पढ़ ली हो तो यहां पे फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आपने इंटेंसिटी को अलग अलग रखा हुआ है, और इंटेंसिटी को अलग रखा हुआ है तो सैचुरेशन भी अलग होगा। पहले आपने मान लो इंटेंसिटी को रखा हुआ था 5, मैं कोई भी नंबर बोल रहा हूं 5, तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे जो सैचुरेशन थी, मान लो 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो अगर आपने इंटेंसिटी को कर दिया 7, तो अब इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा निकलेंगे तो सैचुरेशन मिलेगा, लेकिन हायर वैल्यू ऑफ करंट पे मिलेगा। यानी अभी भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा कुछ भी हो जाए, लेकिन क्योंकि आप क्या बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो आपका सैचुरेशन भी थोड़ा सा बढ़ेगा। और लेकिन आप मिलोगे आके एक ही पॉइंट पे, क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। एंड सिमिलरली आप कितने मर्जी ग्राफ बना लो, आप कितने मर्जी ग्राफ बना लो, वो मिलेंगे सारे के सारे एक पॉइंट पे ही आके। यानी कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने वाला है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन अगर आपकी इंटेंसिटी अलग है तो आपका सैचुरेशन जो है वो अलग होने शुरू हो जाएगा। डन। तो ये ग्राफ है, इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं मैं भी आपको एक हिंट देता हूं सेकंड ग्राफ पढ़ा के, बट हम जब करेंगे पीवाईक्यूज तो और समझोगे, लेकिन इसके ऊपर सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। अब हम अगले केस में उल्टा करने वाले हैं। तो आगे वाले ग्राफ पे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये वाला ग्राफ कर्व क्यों है, ये वैल्यूज पे डिपेंड करता है। हमने जब वैल्यूज को कैलकुलेट किया, आगे जाके आप इनके फंक्शंस भी निकालोगे, उस फंक्शन से ग्राफ बनाओगे, बट ये ग्राफ हमने पहले कुछ टेबल्स बनाई और उसके बाद उसको ड्रॉ किया। तो आपको इसकी शेप के बजाय इन दो बातों पे, शेप तो ऑब्वियस बात है याद करनी है, इस पे ध्यान रखना है कि सैचुरेशन डिफरेंट मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन इंटरसेक्शन सेम।
अगले ग्राफ में मैं क्या करने वाला हूं, फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट कर दूंगा लेकिन इंटेंसिटी को सेम रखूंगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर इंटेंसिटी सेम होगी तो सैचुरेशन सबका सेम होगा, यानी यहां पे आके ग्राफ सारे के सारे सेम पॉइंट पे मिलेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ कैसा बना है, सबकी इंटेंसिटी, सबका सैचुरेशन करंट सेम है, बिकॉज सबकी सेम इंटेंसिटी है, सबकी सेम इंटेंसिटी है, ऊपर हेडिंग में लिखा भी हुआ है। लेकिन अगर आप सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रख रहे हो तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल आप देख सकते हो अलग अलग है। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, उतना ज्यादा आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाना होगा उसको रोकने के लिए। तो मुझे लगता है पहला वाला ग्राफ समझने के बाद ये वाला ग्राफ समझना थोड़ा आसान होता है। यस यस। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, अगर मैं आपको एक हिंट दूं, काफी आते हैं सवाल इसके ऊपर, ऐसे वाले सवाल आने को तो कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ ये वाले सवाल काफी आते हैं। देखो कि हमारे पास ये एक ग्राफ दे रखे होते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसको बोला होता है वन, आपने देखे होंगे ऐसे ग्राफ, इसको बोलते हैं वन, इसको बोलते हैं टू, और उसी के साथ ऐसे ग्राफ होते हैं, इसको बोला होता है थ्री, इसको बोला होता है फोर। आपसे पूछता है बताओ कौन कौन से ग्राफ के लिए हमने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा हुआ है। तो आई होप आपको दिख रहा हो कि वन और थ्री वाले ग्राफ के लिए, वन और थ्री वाले के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने सेम रखी हुई है, वन और थ्री वाले के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने सेम रखी हुई है। और ऐसे ही टू और फोर वाले के लिए, टू और फोर वाले के लिए भी हमने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। फिर आपसे पूछते हैं इंटेंसिटी किसके लिए सेम रखी गई है। तो अगेन अगर इंटेंसिटी देखें तो वन और टू वाला ग्राफ सेम पॉइंट पे मिल रहा है, तो वन एंड टू वाले के लिए इंटेंसिटी सेम है, और ऐसे ही थ्री और फोर वाले के लिए इंटेंसिटी सेम है। अगर ऐसे ग्राफ देखे आपने तो मुझे थम्स अप देना, बहुत पेपरों में आते हैं या पीवाई क्यूज में आपने देखे होंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपसे सवाल पूछ लेंगे, तो बस आपको ये पता होना चाहिए अगर ग्राफ सेम पॉइंट पे मिल रहा है तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। और अगर आगे जो ग्राफ है वहां पे सैचुरेशन सेम मिल रहा है तो सेम इंटेंसिटी होगी। हाँ जी। हम्म ठीक है डन। ओके। हाँ ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आप में से काफी बच्चों ने देखे हो, मतलब कुछ बच्चों के थम्स अप आ गए बट ज्यादा बच्चों के नहीं आए हैं। इसका मतलब है हो सकता है आपने इसके पीवाई क्यूज ना बनाए हो, बट अगर आपने इसके पीवाई क्यूज बनाए हैं और फिर भी आपने ये ग्राफ नहीं देखा तो फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फिर आप गलत किताबों से पढ़ाई कर रहे हो बेटा, क्योंकि पीवाई क्यूज में तो ये ग्राफ छाए रहते हैं बच्चों। ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा साफ इस वाले पॉइंट को भी लिख दूं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ही बन जाए ये कि भैया फ्रीक्वेंसी सेम है, और हमारे लिए वन और टू वाले के लिए, वन और टू वाले के लिए इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है। ऐसे ही थ्री और फोर वाले के लिए इंटेंसिटी सेम है। ठीक है। चलो चैप्टर को खत्म करते हैं और बात करते हैं डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर। हमें एक कंसेप्ट को पढ़ना है, उसके ऊपर कुछ फॉर्मूले डिराइव करने हैं, एंड आफ्टर दैट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे आते हैं, और जब हम मॉक टेस्ट करेंगे, पीवाई क्यूज करेंगे, आप देखोगे इसमें सवाल हमेशा से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इन सब के रेशियो के ऊपर सवाल ज्यादा आते हैं। जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10-15 मिनट के अंदर, वो सब आप 11th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली जी ने क्या कहा था भैया, अच्छा इस चैप्टर में ना एक एक्सपेरिमेंट था, डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट सॉरी, वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में डी ब्रॉगली जी की बात को प्रूव करता था। डी ब्रॉगली जी ने जो बोला पहले ये कंसेप्ट नहीं था, डी ब्रॉगली जी ने जब ये बात बोली थी तो ये एक हाइपोथेसिस था। तो डेविसन और जर्मर जी के एक्सपेरिमेंट ने इसको प्रूव किया, इसको प्रूव किया। वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, बट आपको मैं ये नॉलेज के लिए बता दूं कि ये एक हाइपोथेसिस था, इन्होंने डी ब्रॉगली जी ने कुछ समझदारी से कुछ बोल के बस कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव कर दिए थे, और कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था। वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव डेविसन जर्मर जी ने किया, तब जाके ये कंसेप्ट बना। और डेविसन जर्मर जी का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मिलता जुलता था रदरफोर्ड जी के एक्सपेरिमेंट से। चलो खैर, अभी के लिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला
कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके पास डुअल बिहेवियर होता है, यानी वेव नेचर तो है ही, साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। और अकॉर्डिंग टू वेव नेचर के हिसाब से इन्होंने बोला कि जो एनर्जी होगी वो तो हम प्रूफ कर चुके हैं, जो कि होगी एच न्यू। और अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल नेचर पार्टिकल नेचर के हिसाब से जो एनर्जी होगी वो होगी mc²। ये हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बताया था। और अगर डुअल नेचर कोई शो कर रहा है, मतलब कोई वेव नेचर भी शो कर रहा है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, तो ये दोनों एनर्जी उसकी होंगी, यानी E1 और E2 को आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब E1 हमारे पास क्या है, एच न्यू है, और E2 हमारे पास क्या है, mc² है। तो यहां से एच न्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, c/λ। न्यू होता है c/λ, और यहां से mc² आ गया। एक सी से एक सी हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो यहां से हमारे पास h/λ इज इक्वल टू mc आ जाता है। तो यहां से लैम्डा आ जाता है h/mc। अब mc में हमें c को v से रिप्लेस करना होगा। अब यहाँ पे जो c है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? मतलब कि पहले हमने E इज इक्वल टू mc² में c डाला था और वो स्पीड ऑफ लाइट है, और यहाँ पे भी लैम्डा न्यू की जगह c/λ डाला था, बिकॉज हम ये बोल रहे थे कि भैया अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो तो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। बट अब हमने बात करी है मैटर वेव। डी ब्रॉगली जी एक और प्रकार की वेव लेके आए थे जिसको मैटर वेव कहा जाता है, जिसमें वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो वो स्पीड ऑफ लाइट जितना तो नहीं चलते, बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलेगा तो वो मैटर एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा वेव नेचर में ही रिप्रेजेंट होगा। तो इसलिए हमें यहाँ से सी को रिप्लेस करना होगा। अब अगर हम सी को रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv आ जाएगा, और ये हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज h/mv। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, डन है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग बार बार यूज करके अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब ये जो लैम्डा होता है इसको बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ऑल्दो है तो ये वेवलेंथ ही, मतलब ये कोई नई वेवलेंथ नहीं है, बट इसको डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ नाम दे दिया गया है क्योंकि डी ब्रॉगली जी ने दी। अब इससे हम एक फॉर्मूला और कैसे बना सकते हैं, आओ देखो। क्या मैं एम वी की जगह मोमेंटम लिख सकता हूँ? लो जी, कर लो गल, तो इसमें क्या हो गया, कोई नई बात तो है नहीं। अच्छा, अब हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि मोमेंटम की जगह √2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। √2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। जो भूल गया बता दूं कि हमने प्रूफ किया था मोमेंटम थ्योरम में, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम थ्योरम में, कि मोमेंटम होता है 2m ke, where ke is the kinetic energy of the particle, m is the mass and 2 is 2, अंडर रूट इज अंडर रूट। इसके बाद हमने आज ही पढ़ा कि मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं, चार्ज इनटू में वोल्टेज। आज क्या मतलब, लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं चार्ज इनटू में वोल्टेज। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो आपके पास ये एक काफी सारे फॉर्मूले मतलब आ चुके हैं। ये एक फॉर्मूला आ गया है, इसके बाद ये दो। अब कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है ये सिचुएशन पे डिपेंड ऑब्वियस सी बात है करता है भैया। ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया है, और ये हमारे पास चौथा फॉर्मूला आ गया है ना। अब अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन के लिए काम करना चाहता हूं तो H की वैल्यू 6.63 10⁻34, M की वैल्यू यानी कि 9.1 इंटू में 10⁻31, चार्ज की वैल्यू विच इज 1.6 इंटू में 10⁻19 डाल सकता हूं। तो मेरे पास कुल मिला के आंसर 1.12 अंडर रूट वी भी आ जाएगा। अगर मैं ये सारा काम इलेक्ट्रॉन के लिए करना चाहूं, मान लो मैं यही सारा काम इलेक्ट्रॉन के लिए करना चाहूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जरूरी नहीं है वैसे इलेक्ट्रॉन ही आए आपके सिलेबस में, बट इलेक्ट्रॉन भी आता है। और इवन एनसीईआरटी ने ही, इवन एनसीईआरटी ने ही क्या किया हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए एच की जगह क्या डालना है, 6.63 10⁻34। एम की जगह क्या डालना है, 9.1 10⁻31। मैं इसको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लूं, और क्यू की जगह क्या डालना है, 1.6 इंटू में 10⁻19, है ना। तो अगर मैं देख ही लूं यहाँ पे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है, तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन तो 12.26 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में बात कर लूं तो 1.12 आ जाता है, ठीक है ना।
ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 1 पॉइंट एंगस्ट्रॉम में बात नहीं कर रहा अभी अगर मैं नैनोमीटर में बात करूं तो 1.2 मान लो, 227 होता है, 1.23 मान लो अंडर रूट वी, क्योंकि वी के अलावा हम सबकी वैल्यू जानते हैं, तो ये आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। अब आप इसे एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, तो वो एक जीरो और खिसक जाएगा, तो वो 12.3 इंटू में वो नैनोमीटर के बजाय एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। हाँ, याद भी कर सकते हो इसको। मैं जब मैं स्कूल में था तो मैंने इसको याद नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत सारी चीज़ें याद करने फिर क्या होता है, मैं भूल जाता हूँ। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें जो डिराइव हो सकती थी मैं उनको याद नहीं करता था, है ना। बाकी आपकी चॉइस है यार, देखो आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक सवाल आ सकता है, मैं इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, तो आप उसे याद भी कर सकते हो। ठीक है, डन है, ओके, पक्की बात, खत्म करें। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो डुअल नेचर खत्म होता है। तो आई होप आपको वन शॉट बहुत ही प्यारा और बेहतरीन लगा हो। बड़ा ही कम समय में हमने पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे निपटा दिया है। हम लोग फ्यूचर में क्वेश्चन आंसर्स के भी सेशन लेके आने वाले हैं। वेकअप विद आशु सर भी प्लान कर रहे हैं 10th के लिए, तो स्टार्ट भी होने को आया है, कल पहला सेशन है अगर आप ये लेक्चर आज ही देख रहे हो तो। और अगेन शिवदास सैंपल पेपर भूलना मत, ले लो डिस्क्रिप्शन में जाके, बेहतरीन पढ़ाई शुरू कर दो। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और अगर लाइक नहीं किया वन शॉट तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।